तो एक नंबर का जवाब देना है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1955 में प्रारंभ हुआ था। और ये जो सर्वप्रथम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आपका माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था। उनका काव्य जो आपका था हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर देखिए जवाब देना, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कमेंट करना है 302 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पे आंसर हमारे बीच आ चुका है 302 नंबर का, कह रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी हमने बताया था माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था हिम तरंगिनी के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो वो जो आपके 1968 में नहीं मिला था, कब मिला था? 1968 में मिला था। और ये जो आपका था साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में रचित था? तो याद रखिएगा ये आपका था मैथिली, है ना, मैथिली में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनका जो कविता संग्रह था पत्रहीन नग्न गाछ, है ना, ये था इनका काव्य संग्रह था, कविता संग्रह था, और 1968 में मिला था। याद रखिएगा मैथिली, आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रामदरस मिश्र, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही है, 2011 में सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो ये आपकी जो है सुदामा पांडे धूमिल, यहाँ पर देखिए धूमिल लिखा हुआ है, तो आपको इनका पूरा नाम याद होना चाहिए। पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित काव्य संग्रह है। हाँ इसी देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1979 में मिला था, है ना, 1979 में इन्हें दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, मरणोपरांत दिया गया था, याद रखिएगा 1979 में। अगला प्रश्न बताइए। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था 1960 में मिला था, है ना, 1960 में मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, बताना निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है अमृत राय की है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद यानी कलम का सिपाही, विकल्प जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प आपका ए होगा, बिल्कुल सही आंसर आया है सभी का। अगला प्रश्न बताइए। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? चलिए अगला प्रश्न बताइए। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? और यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, कलिकथा वाया बाईपास। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया विनायक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, 12 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा। रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए 2014 में कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न बताइए।
चलिए यहाँ पर बताइए, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? है ना, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 314 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए 314 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब देना, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर काव्य, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी नंबर होगा, बी नंबर है आपका, काव्य है ये। 1974 में काव्य विधा से संबंधित है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। साहित्य अकादमी के द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2016 में नासिरा शर्मा को जो मिला था, यहाँ पर आंसर होगा पारिजात, विकल्प जाएगा डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए साहित्य अकादमी अगर हम पुरस्कार की बात करेंगे, ये आपका वीडियो परिचय में प्रश्न पूछा जा चुका है आपका, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, नामवर सिंह, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं हैं उन्हीं में से आपका दिया जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, नामवर सिंह आपका आंसर होगा। 1971 में इन्हें मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आंसर होगा, रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए यहाँ पर बताना, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राग दरबारी, ये भी एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 1969 में मिला था, याद रखिएगा, 1969 में मिला था। अगला प्रश्न बताइए। 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह प्रश्न दोबारा घुमा के फिर से पूछा गया। अभी राग दरबारी लगवाया था, अब पूछ लिया गया कब मिला था, तो डेट अभी हमने बताया था, श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1955 में मिला था, हिमतरंगिनी, अभी इसके पहले हमने कराया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? यहाँ पर देखिए आपको बताना, व्यास सम्मान जो मिला था आपका, ये विश्रामपुर का संत। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो ये आपकी है नरेंद्र कोहली की है, याद रखिएगा। इन्हें 2012 में व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा नरेंद्र कोहली, और 2012 में इन्हें सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, इंदिरा डांगी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? 325 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, जंगल जहां शुरू होता है। आंसर क्या होगा? विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। ज्ञानेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका होगा परख उपन्यास है आपका, परख उपन्यास। परख उपन्यास को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1929 में। ये भी आपको याद रखना है, 1929 में प्रदान किया गया। एग्जाम में ये भी प्रश्न सब पूछे हुए हैं। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो दिया गया था आपका, हाँ यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ सुमित्रा नंदन पंत बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए।
प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान, ये कहानी संग्रह है और ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के द्वारा प्रदान किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये दिया गया था सबसे पहले आपका 1986-87 के दौरान। 1986 और 87 के दौरान आपका दिया गया था। किसे दिया गया था? यहाँ पर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 330 नंबर का जवाब देना है। यहां पर पूछा गया सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है और हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं मैत्रेयी पुष्पा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? अगर हम भारत भारती पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को मिला था, याद रखिएगा। छायावादी काव्य की कवित्री कही जाने वाली महादेवी वर्मा को मिला था। राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सभी लोग करते रहिए। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, सुमित्रा नंदन पंत। एक बार देख लेंगे ना सारा आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि सभी के सभी हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हैं एग्जाम के प्रीवियस ईयर हैं, सभी के सभी प्रश्न आपके। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आंसर आपको लगा के आना है मंगला प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साकेत महाकाव्य, साकेत की रचना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी रचना आपकी 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और मंगला प्रसाद यहाँ पर आपका आंसर सही है, डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। देखिए इनका नीरजा जो काव्य संग्रह है आपका 1934 में, ये भी आपको याद रखना है, 1934 ईस्वी में दिया गया था। और यहाँ पर आपका जो पुरस्कार है आपका आंसर होगा सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ये जो पुरस्कार दिया गया था 2013 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? अगर हम भारत रत्न विभूषित कवि की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पर न तो सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है, न तो गुलजार को, न प्रदीप को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विकल्प आपको है ना, आपको लगा के आना पड़ेगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर वाला आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है सही अनुक्रम क्या है। रिसेंटली एग्जाम का पूछा प्रश्न है। अगर देखिए मधुशाला की बात करते हैं, मधुशाला की बात करते हैं तो मधुशाला जो आपका प्रकाशन वर्ष है 1935 था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मधुबाला, मधुबाला आपका 1936 है। मधु कलश की बात करते हैं, ये आपका 1937 है, क्रम याद रखना है आपको। और निशा निमंत्रण जो आपका है ना, ये 1938 है। ये क्रम आपको याद रखना है, इसी से आपके प्रश्न बन जाते हैं कई सारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो झांसी की रानी जो है ना, ये रचना किसकी है? ये आप पर आपको आंसर लगाना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका आंसर डी नंबर आपका सही होगा। हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपका है माखनलाल चतुर्वेदी। अभी हमने बताया था 1955 में, है ना, 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? अगर हम हुंकार काव्य संग्रह की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर लगा के आना है दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? देखिए जो हिंदी की जो आपकी फिल्म है आलम आरा जो है किस वर्ष से आपकी रिलीज हुई थी? बोलती फिल्म कह सकते हैं आप। तो इसकी जो है 1931 में हुई थी, है ना। इस पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब में अभी भी पड़ी हुई है।
हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ ये प्रश्न तो देखिए आप मान लीजिए, लेकिन सब एग्जाम के ही हैं, रिसेंटली अभी आपके पूछे हुए हैं, अपडेटेड प्रश्न है ना। अभी सब हाल ही में जितने भी हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, सभी हम आपको कवर कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग भी देख लें कि कैसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। गीता में कितने श्लोक हैं, है ना, ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है, याद रखिएगा, है ना। वेद व्यास के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर है, सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर बताना, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखिए रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। और एक तरफ लिखे हुए हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हम राज लिए मरते हैं ये उपमान मैले हो गए हैं, बतरस लालच लाल की, है ना। यहाँ पर देखिए आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर जाएगा 4312 के साथ, है ना। भक्ति यहाँ पर आपका तुलसीदास जी का है ये वाला। तो ऑप्शन आपका जो मैचिंग कर रहा है 4321 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करिए। देखिए एक और प्रश्न हमारे सामने है ना, इनको भी देखिए सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम सुमेलित करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर होगा 3421। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। नागमती वियोग वर्णन जो आपका है ना, यहाँ पर तीसरा होगा, पहुंच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? अमृता प्रीतम की अगर हम बात करेंगे, इनका जो संबंध है आपका पंजाबी भाषा से है। तो यहाँ पे आंसर आपको लगा के आना है, विकल्प आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कुमार संभव के रचयिता कौन है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? यहाँ पर जवाब आ चुका है कालिदास, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? किस बोली में रचना करते थे यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो जो बोली थी आपकी ब्रजभाषा थी, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आनंद कादम्बनी लिखा हुआ है यही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकाशित किया गया था बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। तो आंसर जाएगा विकल्प आपका ए नंबर, यही वाला नहीं है, बाकी तो सब आपकी है ना। बाकी सब आपकी हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, लेकिन यहाँ पर आनंद कादम्बनी नहीं है, क्योंकि ये बद्री नारायण चौधरी जी की है। अगला प्रश्न बताइए। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो यहां पर आंसर आपको लगाना है प्राण कुमार शर्मा, विकल्प जाएगा आपका बी नंबर के साथ। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? अभी हमने बताया था, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी लगा के आना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, अभी जस्ट कराया था। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे? देखिए यहाँ पर हिंदी की जो आपकी प्रमुख है पत्रिका है धर्मयुग, इसके संपादक पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपको लगा के आना है धर्मवीर भारती। 1950 में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1950 में धर्मवीर भारती ने इसका संपादन किया था। याद रखिएगा, धर्मयुग आपकी पत्रिका थी। अगला प्रश्न बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे? अभी हमने बताया था हंस। अब देखिए ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हंस वाला जो प्रश्न हमने कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कराया है, और उम्मीद है ये वाला प्रश्न जब एग्जाम में आपके आएगा तो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो यहाँ पर अगर हम पत्रिका की बात करेंगे तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, यहाँ पर सरस्वती आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए। भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? और यहाँ पर भी हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो ये कहा था आपका रामविलास शर्मा ने कहा था, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब देखिए यहाँ पर इस स्थान है, कहाँ पर किया गया, कहाँ पे हुआ? इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है। 1975 में नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो देखिए हिंदी कालखंडों को अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न आपका वीडियो परीक्षा 2018 में प्रश्न ये पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर प्रश्न कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रश्न है ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है। हाँ यहाँ पर 4 हैं, कौन कौन? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ऑप्शन जाएगा विकल्प बी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मेघदूत के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, मेघदूत के लेखक कौन है?
तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं कालिदास, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संगीत राज के रचयिता कौन है? संगीत राज के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा राणा कुंभा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है? तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कालिदास जी की है, जो कि विकल्प बी होगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो इसकी जो रचयिता है आपके शूद्रक हैं, शूद्रक है, याद रखिएगा। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी के खिलौना या मिट्टी की गाड़ी, इसका मतलब होता है मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी का खिलौना कहिए, मिट्टी की गाड़ी कहिए। आंसर आपको ए नंबर लगा के आना है। भरत मुनि की रचना कौन सी है? अगर हम भरत मुनि की रचना की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपको लगा के आना है नाट्य शास्त्र है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि रिक्त स्थान ने संस्कृत में रामायण की रचना की, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 64 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर होगा, 64 नंबर का डी होगा। तो हमने कहा ए भी होगा, क्योंकि देखिए वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि दोनों सही लिखा हुआ है। तो अब ए वाले भी सही है, डी वाले भी सही है, दोनों में जो भी मार्क आओगे ना नंबर मिलेगा 100%। दोनों विकल्प एक ही जैसे थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ ना, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहां से हो सकता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। याद रखिए जगन्नाथ रत्नाकर की है। अगला प्रश्न बताइए, शब्द, यहां पर बताना है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति जो है आपकी 3 प्रकार की होती है, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। विकल्प जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये जनरली सभी को आना चाहिए, ये प्रश्न तो किसी गलत होना ही नहीं चाहिए। और ये उर्दत मातंड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। इसका कोलकाता में इसका हुआ था, प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1826 में हुआ था, ये भी आपको याद है रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके संपादक की बात करेंगे, साप्ताहिक पत्र था ये, और जुगल किशोर शुक्ल इनके इसके साथ मतलब क्या कह सकते हैं संपादक थे आपके, है ना? संपादक की बात करेंगे, श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका, यहाँ पर बताइए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका होगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? देखिए यहाँ पर आपको बताना है प्रेम चंद, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा हंस। देखिए हंस हमने बताया ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम आप देख ही रहे हैं, कई बार हंस पत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित हिंदी की जो प्रसिद्ध पत्रिका है उसका नाम है आपका सरस्वती। विकल्प जाएगा आपका बी के साथ। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अभी हमने इसके पहले बताया था, उर्दत मतंड था आपका, ये कहाँ से? कलकत्ता से हुआ था, 1826 बताया था ना, वही देखिए प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न बताइए, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज जो आपका है ये पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा, देखिए पश्चिमी हिंदी आपने देखा होगा ना, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी सब आती है। तो आंसर आपको लगा के आना पड़ेगा पश्चिमी हिंदी, जो कि विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है ना? ये देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और बुंदेली। हो गए ना आपके? चलिए आपका आंसर यहाँ पर कन्नौजी, हाँ कन्नौजी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है ना? कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पर बघेली नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? सामूहिक यहाँ पर बात करेंगे पश्चिमी भाग की है, तो उसे हम पश्चिमी हिंदी कहेंगे, सिंपल सा जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है ना? फिर से हम बोलेंगे मगही नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है पहला विकल्प साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में, बिल्कुल सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास, ये भी सही है।
खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी, ये भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, देखिए लोक साहित्य बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला हटा दीजिए, बाकी ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको लगा के आना है सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो अपभ्रंश आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, बिल्कुल सही जवाब है। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जब उतार चढ़ाव होता है भाषा बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ना परसर्ग, देखिए ने परसर्ग किस में लगाते हैं? तो आप कहेंगे खड़ी बोली में। खड़ी बोली कड़वी बोली भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली कड़वी बोली भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आपकी हुई है सौरसेनी। अभी इसके पहले हमने बताया था खड़ी बोली के बारे में, सौरसेनी। खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है? खड़ी बोली की बात करेंगे तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक की बात करेंगे तो आपको लगा के आना है हिंदी, विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? अभी हमने बताया था, यहाँ पर आंसर होगा मानक हिंदी। मानक हिंदी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, विकल्प आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास, देखिए घुमा फिरा के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। यहाँ पर खड़ी बोली लगा देना है। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? देखिए वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? तो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए पड़ा है। सिंपल सा जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, एक स्थान है, बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप कहेंगे ये तो खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपकी काव्य भाषा के रूप में, ऑप्शन जाएगा विकल्प डी नंबर के साथ। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखिए मथुरा, ये सब तो आप नाम ही से पता चल रहा होगा कि ये ब्रजभाषा से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा के आ जाना है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, तो बांगरू जो है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, उपभाषा की बोली है, तो आंसर आपको लगा के आना है पश्चिमी हिंदी, विकल्प जाएगा आपका ए नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है ना। तो ये आपकी कौन से राज्य में बोली जाती है ज्यादातर? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हरियाणा, है ना। बांगरू पश्चिमी हिंदी की उपभाषा से विकसित एक बांगरू एक बोली है, जो मुख्य रूप से अगर देखेंगे हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी भी है, हरियाणवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कन्नौजी, ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखिए ये भी वीडियो परीक्षा 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है हिंदी साहित्य का, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो यहाँ पर आपका कन्नौजी आपको आंसर आपको लगा के आना है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी की बात करेंगे तो कौरवी तो आपको खड़ी बोली कहते हैं, अभी हमने बताया था, ऑप्शन बी होगा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कन्नौज के आगे पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? 395 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आंसर होगा जयपुरी, विकल्प जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा मगही, ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, यहाँ पर आपका होगा अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है, याद रखिएगा आंसर आपका सही होगा, राइट आंसर। इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। ABC करके ट्रिक से याद रख सकते हैं, अवधी ए हो गया, बघेली बी और छत्तीसगढ़ी सी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से
कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भोजपुरी नहीं है, बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी बघेल। देखिए हमने आपको ट्रिक बताया ना, एबीसी से बस याद रखिए, एबीसी जो आपका है वो पूर्वी में आता है। जहाँ भी आपको ऑप्शन दिखे ए, बी और सी, बस हो गया, आसानी से कर सकते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? तो यहाँ पर आपका खड़ी बोली होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न बताइए, अवधि शब्द का क्या अर्थ है? अवधि शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए 400 नंबर तक आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसका अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां हमने 1 नंबर से पहले 100 नंबर तक कराया। दूसरे वीडियो पे हमने 101 नंबर से 200 नंबर तक कराया। तीसरे वीडियो पे हमने 201 नंबर से 300 तक कराया। और ये चौथा वीडियो था हिंदी साहित्य का, जिसमें आज हमने 301 नंबर से लेकर 400 नंबर तक करा दिया है। और फिर अगला एक वीडियो हिंदी साहित्य का फिर से आएगा, जिसमें हम आपको 401 नंबर से लेकर 500 नंबर तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जितने प्रश्न हिंदी साहित्य के हैं इतने आप एक बार पढ़ लेंगे, विश्वास मानिएगा जो भी एग्जाम देंगे हिंदी साहित्य का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न आपके सामने लाए थे, ताकि आप भी पढ़ लें कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद।